गाइस, आज की हमारी ये स्टोरी रहेगी जंकुक और तायंग की फैन फिक्शन के ऊपर में। एक्चुअली ये स्टोरी मैंने बहुत पहले रीड कर ली थी, बट ये स्टोरी मेरे माइंड में इतनी ज़्यादा छप गई थी कि मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में शेयर कर लिया जाए। अगर आप जंकुक और तायंग के फैंस हैं और आप उन दोनों को शिप करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये स्टोरी एकदम बेस्ट रहेगी। और जैसे मैंने इस स्टोरी को एंजॉय किया है वैसे ही आप भी स्टोरी को एंजॉय करेंगे। और स्पेशली अगर आपको माफिया स्टोरीज पसंद है जहाँ पे दोनों के दोनों ही रेड फ्लैग होते हैं एक दूसरे के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। मैं आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती जाएगी, तो प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस। तायंग को अमेरिका से मजबूरन भागना पड़ता है अपने गुस्सेल गैंग मेंबर्स को छोड़ के और साथ ही साथ अपने फादर के सीक्रेट एजेंट को छोड़ के। वहाँ से भागने के बाद वो कोरिया आता है अपनी न्यू जिंदगी स्टार्ट करने के लिए एक स्टूडेंट के तौर पे। अपनी बंदूक वाली लाइफ और गुस्से भरे स्वभाव को पीछे छोड़कर वो उस कॉलेज में आता है एक नए इंसान के तौर पे, ये सोचकर कि एटलीस्ट वो कुछ समय तक सेफ रहेगा। बट वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उस स्कूल के नर्ड्स से, और यही हमारी स्टोरी का टाइटल है द नर्ड्स। और ये लोग जो इतने मासूम दिखते हैं वो इतने मासूम है नहीं। मासूम से दिखने वाले चश्मे के पीछे में उन्होंने अपनी गुस्सेल आंखें और फुल कपड़ों के पीछे में बहुत बड़े बड़े भयंकर से टैटूज छुपा रखे हैं। जितने मासूम भोले ये दिखते हैं उतने मासूम भोले इनका पूरा ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। इनकी मासूमियत को देखकर तायंग को ऐसा लगता है कि उसे इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट हमारे बेचारे तायंग को क्या पता कि जिन लोगों को मासूम समझ रहा है वो एक्चुअली में उसे अपनी डॉल बनाना चाहते हैं। उनके लिए तो तायंग सिर्फ एक सुंदर सा लड़का है जो उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और स्पेशली हमारे जंकुक को, वो तो उसे देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाता। अब मैं आपको इस पूरी कहानी में से उन दोनों के बीच का एक छोटा सा इंटरेक्शन बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज्यादा टॉक्सिक है और उनका रिश्ता फ्यूचर में कैसा टर्न आउट होने वाला है। जहाँ पर जंकुक अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कवर को देखकर किताब को जज नहीं करना चाहिए। यानी कि एक तरीके से जंकुक अपने बारे में बता रहा है कि वो उसके हुलिये को देखकर उसे जज ना करे। और इधर तायंग का भी एक इनकाउंटर डायलॉग आता है जिसमें वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे बाल रेड क्यों है, क्योंकि ये मेरे गुस्से से मैच करते हैं। फिर वो जंकुक की आंखों में आके डालकर डीप वॉइस में कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा ये रूप नहीं देखना चाहिए, कहीं तुम डर के भाग ना जाओ। अब इस छोटे से नरेशन से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने बड़े रेड फ्लैग साबित हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये कहानी सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और फिर चलते हैं हमारे जंकुक और तायंग की एक न्यू दुनिया में। तो फिर चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी के तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि तायंग अपने न्यू अपार्टमेंट में आता है और उसके रूम में डिम सी लाइट होती है जिससे उसे बहुत शांति महसूस होती है। लेकिन वो आते बरोबर पूरे अपार्टमेंट की तलाशी लेता है। पूरे अपार्टमेंट में चेक करता है कि कहीं कोई वॉइस रिकॉर्डर या फिर कैमरा तो नहीं है, बल्कि अपने बैग में से वो मेटल डिटेक्टर भी निकालता है जिससे उसे पता चले कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीजें हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज तो नहीं जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता। बट उससे भी चेक करने के बाद में उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये सारी चीजें मेक श्योर करने के बाद में उसे फाइनली रिलैक्स फील होता है। तायंग उस गैजेट को बैग के अंदर वापस रख देता है पूरी जांच करने के बाद में। फिर वो एक और सूटकेस को पलंग पर रखता है और वो उसे खोलता है जिसमें बहुत सारी वेराइटीज की गन होती है और बहुत सारी गोलियां भी होती है। सबसे नीचे में उसकी फेवरेट गन होती है जो कि होती है स्नाइपर गन, और वो उस गन को अपने बेटे की तरह मानता है और उसका नाम उसने रखा है स्वीटू। तायंग ने ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने हैं और उन सारी गन्स को अपने पूरे घर भर में छुपा दिया है, जैसे कि किचन में, बेडरूम में, गेस्ट रूम में, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। उसने दरवाजे के पीछे में एक जैकेट रखा है जिस जैकेट के अंदर में भी गन है, और वो उस जैकेट को कभी यूज नहीं करने वाला है। यानी कि यूँ समझ लो कि उसने हर जगह पे गन छुपा के रखी है ताकि इमरजेंसी में वो सारी गन उसके काम आ सके। फिर बारी आती है उसके प्यारे से बेटे स्वीटू को छुपाने की, यानी कि स्नाइपर गन। वो किचन में जाता है और काउंटर के नीचे का एक बटन दबाता है और 3-4 बार उस काउंटर को थपथपाने के बाद में वो जगह अपने आप ही खुलती है, और वो उस खाली जगह को देखकर कहता है कि मेरे स्वीटू के लिए एकदम परफेक्ट जगह रहेगी। अपने अपार्टमेंट को पूरी तरीके से चेक करने के बाद वो फाइनली सोफे पर लेटता है, बट अभी भी वो किसी चीज का इंतजार कर रहा है और उसकी आंखें उसके हाथ में पहनी हुई घड़ी के ऊपर ही टिकी रहती है। जैसे ही 12 बजते हैं तायंग फोन उठाता है और उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल पर किसी से बात करता है जिसमें गहरी आवाज में वो इंसान कहता है कि क्या सब ठीक है, और तायंग को पता होता है कि वो अननोन नंबर किसका है, इसलिए वो कहता है कि हाँ सब ठीक है, मैंने सब चेक कर लिया है। फिर आगे से आवाज आती है कि क्या तुमने सारा इंतजाम कर लिया है।
फिर तायंग उसे बताता है कि उसने पूरे अपार्टमेंट को अच्छी तरीके से चेक कर लिया है और साथ में पूरे अपार्टमेंट में उसने कैमरास भी लगा दिए हैं और उन कैमरास को अपने कंप्यूटर से जोड़ लिया है और सोफे पर आराम करते हुए कहता है कि ये अपार्टमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। तभी आगे वाला इंसान गहरी सांस लेते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ को यह वाकई बहुत पसंद आया था। अपनी मम्मी की बात सुन के तायंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो अपने इमोशन को सरप्रेस करता है। 3 साल हो जाने के बाद भी वो बहुत सारी चीजों को अभी तक भुला नहीं पाया है। वो फुसफुसाते हुए उनकी बात का जवाब देता है और कहता है कि मुझे पता है। और फिर वो अपने लाल बालों से हाथ फेरता है और कहता है कि क्या आपको यकीन है कि वो लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर वो आदमी जवाब में कहता है कि हाँ, तुम वहाँ पर सुरक्षित हो, बस तुम वहाँ पर ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट मत करना क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा आदमी ऑर्किड्स गैंग से मिला हुआ है। फिर तायंग हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तो फिर क्या अब मुझे एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट के जैसे बिहेव करना पड़ेगा। फिर तायंग उस आदमी से कहता है कि उन लोगों को पता है कि आप एक पुलिस वाले हैं और शायद इसी वजह से उन्हें लगा होगा कि मैं आपका भेजा हुआ एक चूहा हूँ जो उनके बिल में घुस गया जानकारी हासिल करने के लिए। बट तभी तायंग की बात को काटते हुए आगे वाला इंसान कहता है कि तुम चूहे नहीं थे, तुम्हें नहीं पता था कि मैं एक एजेंसी में काम करता हूँ। ये सारी की सारी मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ तो ये सारी झंझट होती ही नहीं। इसलिए जब तक मैं यहाँ के मैटर को सॉल्व नहीं कर लेता हूँ तुमको तब तक वहीं पर रहना पड़ेगा और तुम वहाँ पर सेफ रहोगे। तायंग फिर निराश होकर उस आदमी की बात को मानता है और अपना सिर हिलाता है हाँ में और कहता है कि इस चीज में आपकी गलती नहीं थी बल्कि मैं भी बहुत बड़ा बेवकूफ था। तभी वो इंसान तायंग को फिर से रोकता है और कहता है कि तायंग कोई बात नहीं, इस चीज के बारे में तुम चिंता मत करो, मुझे और ज्यादा समय तुम्हारे साथ में बिताना चाहिए था। इन सारी चीजों में मेरी भी गलती है, इसलिए प्लीज तुम स्ट्रेस मत लो और मैंने तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, तुम बस उस जगह पे सेफ रहो। फिर वो आदमी तायंग से कुछ सवाल पूछता है उसकी आइडेंटिटी के बारे में कि वो लोगों को अपने बारे में क्या क्या झूठ बोलने वाला है। फिर तायंग अपने बारे में बताता है जिसमें वो कहता है कि उसका नाम वी है। वी एक अनाथ लड़का था और उसका कोई नाम नहीं था, इसलिए उसने मशहूर पेंटर विंसेंट वॉन गैग से इंस्पायर होकर अपना नाम वी रखा और उसने इंटरनेशनल रिलेशनशिप का कोर्स चूज किया है क्योंकि उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और वो इसी के बेस पर अपना कोई बिजनेस खोलने वाला है। उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स सियोल से बिलोंग करते हैं। उसके पेरेंट्स ने उसे अमेरिका में भेज दिया था हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर अकेले रहकर थक गया और उसे अपने पेरेंट्स से दूर भी नहीं रहना था, इसलिए वो सियोल वापस आ गया। फिर ये सारी बातें सुन के आगे वाला इंसान कहता है कि अच्छा तो फिर तुम तैयार हो गए हो, लेकिन याद रखो अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम खतरे में हो या फिर तुम्हें लगे कि उन लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया है तो फिर अपने बैग में रखे फोल्डर में दिए गए पते पर जेनी और काई के घर पे चले जाना। जब तक तुम वहाँ पर रहोगे वो तुम्हारे पेरेंट्स रहेंगे और तुम किसी भी हालत में मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। फिर वो थोड़ा सा इमोशनल वाली आवाज में कहते हैं कि बेटा तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर हमें पता चलता है कि अब तक तायंग जिस इंसान से बात कर रहा था वो इंसान उसके रियल फादर है। वैसे तो तायंग बेवकूफ लड़का बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक गैंग का मेंबर था। एक्चुअली में जब वो 18 साल का था तब उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी और फिर उसकी मम्मी के डेथ के बाद में उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और कैसे रहे। उसका सारी दुनिया से विश्वास उठ गया था, बल्कि वो अकेला अकेला रहने लग गया था और ऊपर से उसके फादर भी उसके साथ कभी नहीं रहते थे, यानी कि उसके पापा ने उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसे गलत संगत लग गई। उसके कुछ दोस्त बने और वो लोग उसका एकदम फैमिली के जैसे ध्यान रखते थे और उन लोगों ने उससे कन्विंस भी कर लिया कि वो उसके गैंग में शामिल हो जाए। तायंग जब उस गैंग का हिस्सा बना तो उसने उन लोगों के लिए बहुत सारे काम किए, बल्कि वो उस गैंग के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल था कि वो उस गैंग के लीडर का लेफ्ट हैंड ही बन गया। बट एक दिन जब वो अपने पापा से अपने घर के बाहर में लड़ाई कर रहा था तो उसके गैंग मेंबर ने उसे देख लिया और तायंग के पापा थे FBI एजेंट। फिर उन लोगों को गलतफहमी होने लगी कि तायंग अपने पापा का भेजा हुआ एक मोहरा है जो उन लोगों की गैंग में इसलिए शामिल हुआ ताकि वो अपने पापा को इन्फॉर्मेशन दे सके। बट यहाँ पर तो तायंग को खुद नहीं पता था कि उसके पापा एक FBI एजेंट है, इसलिए वो अपने पापा से लड़ता है और वो उनसे कहता है कि उनके वजह से वो अपनी गैंग में गद्दार साबित हुआ और तब से ही उनके गैंग वाले तायंग को ढूंढ रहे हैं क्योंकि गद्दार लोगों की एक ही सजा होती है, मौत। और आखिर पापा तो पापा होते हैं, इसलिए वो अपने तायंग को बचाने के लिए उसे सियोल भेजते हैं। उसके पापा के साथ में हुई बात का कोई भी सबूत ना बचे, इसलिए वो उस फोन और सिम को जला देता है। और इधर अब बारी आती है हमारे जंगकुक की, जो अपने गन की तरफ में देख रहा है।
वो एक टैटू की शॉप में है जहाँ पर शेन नाम का एक लड़का उसे टैटू निकाल कर दे रहा है। जंगकुक सिगरेट पीते हुए उस लड़के से थैंक्स कहता है और उसे बताता है कि उसे ये टैटू कितना अच्छा लगा है। वो उस रूम से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका दोस्त जिमिन उस रूम के बाहर उसका वेट कर रहा है। एक्चुअली जब भी जंगकुक टैटू बनाने के लिए आता है तो फिर जिमिन हमेशा उसके साथ आता है। वैसे जिमिन को भी टैटूज बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी बॉडी पे भी बहुत सारे टैटूज बने हुए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नेचर लविंग है, इसलिए उसकी बॉडी पे ज्यादातर डिजाइन नेचर्स की ही है। बहुत सारे यूनिक डिजाइन है जिसमें प्लांट्स के भी टैटू है और साथ में इंस्पायरिंग कोट्स भी लिखे हैं उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग। वो दोनों कॉशियसली उस शॉप से बाहर निकलते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक गैंग का लीडर है, तो फिर दुश्मन हमेशा उसे मारने की फिराक में रहते हैं। इसी वजह से उसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। वो लोग बाइक पे बैठकर सीधा जाते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ जहाँ पे और भी गैंग मेंबर्स रहते हैं। ये पूरी बिल्डिंग जंगकुक की है जहाँ पर उसके सारे लोग रहते हैं। वैसे तो बाहर से देखने पर यह हमें एक खंडर जैसा लगता है, लेकिन जब हम अंदर जाएंगे तो हमें पता चलता है कि ये एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और इस बिल्डिंग का अपीयरेंस जानबूझ के एक खंडर की तरह बनाया गया है ताकि कोई भी इस बिल्डिंग पे शक ना करे। फिर वो दोनों फाइनली सही सलामत अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारे गुंडे बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं। बट जैसे ही जंगकुक वहाँ पर एंटर होता है तो वहाँ पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। ऐसा मान लो कि जंगकुक वहाँ का प्रेसिडेंट है, जैसे कि वो लोग अपने प्रेसिडेंट को ग्रीट कर रहे हो। फिर जंगकुक उन्हें अपना हाथ दिखाता है जिसकी वजह से वो लोग जो काम कर रहे होते हैं वो लोग उसी काम में लग जाते हैं। बट फिर भी जब तक जंगकुक एलिवेटर तक नहीं पहुंचता है वो लोग शांति से ही रहते हैं, और जैसे ही जंगकुक एलिवेटर में पहुंच जाता है वैसे ही वो लोग फिर से एकदम शोर मचाना चालू कर देते हैं। और इस माहौल से आप यूँ समझ सकते हैं कि वो लोग जंगकुक से बहुत डरते हैं या फिर उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तभी नर्वसली जिमिन जंगकुक से पूछता है कि अगर ये कल मैं ग्लासेस ना पहनूं तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि कल मुझे कम लोग परेशान करेंगे। जिमिन जंगकुक को सालों से जानता है, लेकिन आज भी वो जंगकुक से बहुत डरता है क्योंकि अभी इतने सालों में जंगकुक पूरी तरीके से बदल चुका है। अभी वो एक मासूम सा बच्चा नहीं रहा, अभी उसका ऑरा एकदम खतरनाक गैंग लीडर के रूप में बदल चुका है। वैसे तो अभी जंगकुक जिस भी पोजीशन पे है वो सारी चीजें उसके 5 मेंबर्स की वजह से ही हुई है। अगर वो लोग नहीं होते तो फिर जंगकुक भी इस जगह पे कभी नहीं होता। वो उन लोगों के लिए कई सारी जानें ले भी सकता है और उसे ये भी पता है कि वो लोग भी उसके लिए ऐसा ही करेंगे। और उनमें से एक जिमिन भी है जो कि उसका राइट हैंड है। तभी जंगकुक जिमिन की बात का जवाब देता है और कहता है कि यही तो बात है जिमिन, हम भेष ही इसलिए बदलते हैं ताकि वो लोग हमें पसंद ना करे, और जितना वो लोग हमसे दूर रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। फिर जिमिन भी जंगकुक की बात से अग्री करता है और कहता है कि हाँ तुम सही हो, लेकिन कभी कभी वो लोग इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें वही के वही मार दूं। ये बात सुन के तभी जंगकुक के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो उससे कहता है कि हाँ तुम जरूर ऐसा करना, लेकिन बस एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट होने दो, फिर हम उन लोगों का अच्छे से पकड़ पकड़ के शिकार करेंगे। जंगकुक की ये बात सुन के जिमिन के फेस पर भी एक इविल सी स्माइल आती है। वैसे तो जंगकुक को पता है कि अगर जिमिन को खुला छोड़ दिया जाए तो फिर वो एक एक को पकड़ पकड़ के मार सकता है। जिमिन की शक्ल भले ही बहुत ज्यादा मासूम होगी और कोई भी उसे देखकर ऐसा समझेगा कि कितना प्यारा सा लड़का है, बट ये बात तो सिर्फ जंगकुक को ही पता है कि जिमिन किस तरीके का लड़का है। अगर वो चाहे तो वो तुम्हारे कमरे में आसानी से घुसकर अपने चाकू से सुंदर से डिजाइन तुम्हारी बॉडी पे बना सकता है, बल्कि उसे लोगों को तड़पता हुआ देखकर एक ऐसी खुशी मिलती है जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बल्कि यूँ समझ लो कि जिमिन एक बहुत बड़ा साइकोपैथ है, और यही बात जंगकुक को जिमिन के बारे में बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तक कि जिमिन जो कहता है वो करता भी है। अगर उसने कहा है कि वो तुम्हारा सर काट के तुम्हारे रिलेटिव को भेज देगा तो वो जरूर ऐसा करेगा। वैसे तो जंगकुक को पता है कि जिमिन अच्छी तरीके से अपना ध्यान रख सकता है, लेकिन फिर भी जंगकुक को जिमिन की चिंता होती है क्योंकि जिमिन का पास्ट बहुत बुरा रहा है, जिसकी वजह से वो एक ऐसे इंसान में तब्दील हो गया है जिसके पास में कोई इमोशन ही नहीं है। उसने अपने आप को एक ऐसा इंसान बना लिया है जिसे सही और गलत की कोई समझ ही नहीं है। कभी कभार तो जंग हुसोक भी जिमिन के अंदर में कुछ इमोशंस लाने की कोशिश करता है, लेकिन इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है। ऐसा समझ लो कि जिमिन एक पत्थर में तब्दील हो चुका है जो अभी दोबारा कभी इंसान नहीं बन सकता। इसलिए जंगकुक हमेशा कोशिश करता है कि वो जिमिन को ज्यादा टास्क ना दे, क्योंकि वो चाहता है कि जिमिन के अंदर में थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी बच जाए। वैसे तो ये बात जंगकुक को भी पता है कि जिमिन इन सारे मामलों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और अब उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। जंगकुक जिमिन को अपने भाई की तरह मानता है, इसलिए उसे पूरी उम्मीद है कि कभी न कभी जिमिन के अंदर थोड़े बहुत इमोशंस आ जाएंगे। तभी एलिवेटर का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि सियोक जिन और ह्यूसोक वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं और जो नामजुन होता है वो अपने ब्लेड्स को शार्प कर रहा होता है और वही दूसरी तरफ यूंगी किचन में खाना बना रहा होता है।
और यही वाला माहौल जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसका घर है। तभी जिमिन एक्साइटेड होकर अनाउंस करता है कि वो वापस आ चुका है। वो दोनों उसको देखकर स्माइल करते हैं। तभी जंगकुक का ध्यान जाता है उसकी घड़ी की तरफ और वो कहता है कि अरे यार बहुत लेट हो गए। और फिर वो सब लोग रेडी होने लगते हैं और अपने नर्डी से आउटफिट पहनते हैं, जिसमें जंगकुक हर किसी का आउटफिट चेक करता है और मेक श्योर करता है कि सबके सब चंपू लगे। और वो उन लोगों को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देता है कि वो लोग किसी को भी मारे नहीं, किसी को भी बेचे नहीं, या फिर कुछ भी ऐसी हरकत ना करे जिससे लोगों को उनके बारे में पता चले। इनकी गैंग नई गैंग है और अभी अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और फेमस हो रही है, इसलिए उन लोगों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा ताकि कोई भी दूसरे गैंग का मेंबर आके इन लोगों पे हमला ना कर दे। और ये लोग अपने कॉलेज में बहुत ज्यादा स्मार्ट है और हमेशा से ही इनके ग्रेड बहुत अच्छे आते थे। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड उनको फ्यूचर में कुछ करना है, लेकिन जंगकुक चाहता है कि सबकी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ताकि अगर कभी उनकी गैंग को कुछ हो या फिर जंगकुक को कुछ हो जाए तो फिर वो लोग अपना इंडिविजुअल डिसीजन अच्छे से ले पाए, जिसके लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो लोग रैशनल डिसीजंस ले पाए। इसलिए जंगकुक ने अपने गैंग मेंबर की पढ़ाई पर भी बहुत अच्छे से फोकस किया है। जंगकुक ने मेक श्योर किया है कि उनकी गैंग किसी भी जंगकुक ने मेक श्योर किया है कि उनकी गैंग किसी भी मामले में पीछे ना हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के मामले में हो या फिर फाइटिंग के मामले में है। वो सब लोग ऑलरेडी रात को ड्रेसअप हो जाते हैं सुबह कॉलेज जाने के लिए, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज जाएंगे तो उनकी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और प्लीज आप मेरे साथ में बने रहिए, क्योंकि आगे कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये तो सिर्फ कुछ ट्रेलर था। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।